इस कॉन्सर्ट के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने चौक से या अरे कुछ रास्तों पर लिखा, बहुत मुश्किल, कुछ तो ऐसा, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, बिल्कुल सुनी कहानी इसकी कहानी है। वो ये है कि इतना बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना, तो पहली बात तो लता जी के कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए, स्टेज चाहिए, लाइट्स चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। ये सब आप कहाँ से लाओगे? इनके पास तो कोई साधन नहीं। अब उसको लता जी तो आ जाएंगी, लोग सुनेंगे कैसे? तो इनकी किस्मत ऐसी थी कि जिस वेन्यू को इन्होंने पसंद किया वहाँ पृथ्वी थिएटर्स का थिएटर फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। और उसी दिन पर, जिस दिन पे इनको कॉन्सर्ट करना था, एक नाटक मंडली ने कलकत्ता से अपना शो कैंसिल किया था, तो वो अवेलेबल थी। और वसंतराव झांसले जो टेंट वगैरह का काम देखते थे, वो इन सब के ग्रुप के एक थे। तो उन्होंने कहा मैं पृथ्वी थिएटर से बात करके लता जी के नाम से ये वेन्यू आपको फ्री दिलवा देता हूँ। वेन्यू और सारे अरेंजमेंट्स तो हो गए। अब पब्लिसिटी कैसी की जाए? पब्लिसिटी के लिए भी पैसा नहीं है। आप अखबारों में निकलवाए या उसमें पैम्फलेट डलवाए तो इसके लिए पैसा नहीं है। तो केवल चूना लेके निकले जिससे सफेदी होती है, और रोड पर लाल बत्तियों पर, रोड के ऊपर लिख दिया गया लता मंगेशकर जी का इस दिन कॉन्सर्ट है, इस दिन आइए। दीवारों पर लिखा गया। ये डोर टू डोर गया, जगह जगह पे जाके इन्होंने वर्बली बताया और इस तरह से रोड्स पे, दीवारों पे लिख लिख के उस कॉन्सर्ट की पब्लिसिटी की। तब जाके कॉन्सर्ट हाउसफुल हुआ। मतलब किस लेवल से लोगों ने काम किया आप देखिए, रूट से जुड़ के कैसे काम किया, तब ये पैसे मिले। तो इस कॉन्सर्ट से उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। फिर अब इसके बाद हथियार चाहिए। अब हथियार कहाँ से लाएंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि हैदराबाद में हथियार स्मगल हुए थे और वो रजाकारों को दिए गए थे। अब जब इंडियन फौज गई तो सैयद कासिम रिजवी जी के जो रजाकार थे 2 लाख, वो सारे के सारे भाग गए। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, हम उनको मौक नहीं कर सकते, क्योंकि वो थे तो गांव के बच्चे। मिसगाइड करके उनको लाके एक पिस्तौल थमा दिए, एक यूनिफॉर्म पहना दिया तो सोल्जर थोड़ी हो जाएगा वो तो भाग गए सारे के सारे। अधिकतर उनके सरकारी कब्जे में भारत की फौज के कब्जे में आ गए। भारत की फौज ने उनके हथियार ले लिए, लेकिन कुछ लोग हथियारों समेत भागे और उन्होंने गांव में जाके अपने अपने हथियार छुपा दिए, और वो हथियार बाद में ब्लैक मार्केट में अवेलेबल थे। अब देखिए, आज़ादी हुई 47 में, हैदराबाद विलीन हुआ 48 में, ये हम 1954 की बात कर रहे हैं। 7 साल तक केवल इस बात का इंतजार किया कि कभी ना कभी भारत की सरकार फौज भेजेगी और पुर्तगालियों को निकालेगी। जब 7 साल तक कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने ये सारा का सारा बच्चों ने अपने ऊपर जिम्मा लिया। तो ये हैदराबाद गए और हैदराबाद से ये हथियार लेकर आए। हथियारों की भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी कहानी कि मैं बाबा साहेब पुरंदरे के पास गया, उनसे हमारे फैमिली टर्म्स थे, तो मैं उनके पास गया और उनकी से कहानी सुनी जी। मैंने कहा हथियार आपने कहाँ से लिए? बोले हैदराबाद से। मैंने कहा किसने दिए? तो उन्होंने बोला मोहम्मद वहाब था, उसने पेड़ से हमें हथियार दिए। मैंने बोला पेड़ पे हथियार कहाँ से आते हैं? तो हंस पड़े, बोले अगर मैं बता दूंगा सारा तो अगली बार तू नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अगली बार तुझे बताऊंगा। इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि उससे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मुझे पता नहीं था। तो मैं उस पेड़ को ढूंढता ढूंढता हैदराबाद पहुंचा और गोलकोंडा फोर्ट के बाहर मैंने मोहम्मद वहाब सबसे पूछना शुरू कर दिया। इत्तेफाक की बात है या भगवान की कुछ कृपा दृष्टि रही, जो तीसरा इंसान मैंने ढूंढा वो उनके साहबजादे थे। उन्होंने कहा हाँ, अब्बा थे हमारे, अब तो नहीं है, और मुझे नहीं पता हथियार कहाँ से, वो क्या करते थे, लेकिन मैं वो पेड़ आपको दिखा सकता हूँ। तो मुझे वो गोलकोंडा फोर्ट से आगे एक नया किला है हैदराबाद, अगर गए हो तो नए किले के पीछे एक मस्जिद है, उसके सामने एक बाओबाब का ट्री है, एक अफ्रीकन ट्री है जिसका सर्कमफ्रेंस बहुत ज्यादा होता है। उसके बीचों बीच ऊपर से 10 फुट बाय 10 फुट के 2 कमरे खोदे गए थे, उस पेड़ को हॉलो करके, उसके अंदर वो हथियार थे, उसमें से वो लेके आए। लेकिन जब वो लेके आए तो जब पहले सेट ऑफ हथियार को ला रहे थे तो एक बहुत बड़े संदूक में उन्होंने डाल दिया और ट्रेन से ले आए। वो पूना स्टेशन पे पकड़े गए। पुलिस वाले ने उनको रोका और बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, खोल के दिखाओ। अब खोल के तो दिखा नहीं सकते थे। पुलिस वाले को लगा शायद अफीम स्मगल कर रहे हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि भाई अफीम है तो मुझे 400 रुपये दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। अब इन लोगों ने 400 रुपये तो थे नहीं, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा ट्रंक यहाँ पड़ा, आप और हम चल के चाय पीते हैं, हमारे में से एक जना जाकर पैसे ले आएगा, फिर आप छोड़ देना। और जैसे ही वो चाय पीने गए, जो एक था वो ट्रंक उठा के भाग गया। और इस तरह से इन्होंने वो पहला लॉट स्मगल कर लिया। लेकिन फिर इनको पता चला कि ये चलने वाला नहीं है, हम पकड़े जा सकते हैं। इन्होंने राइफल्स और जो वहां से खरीदे हथियार वो डिसअसेंबल किए, उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन से लाए, और जो एम्यूनिशन आई उस एम्यूनिशन के लिए स्कूल के बच्चों को बुलाया अपने घर के, और उनकी जेबों में एम्यूनिशन भरी, उनको कहा कि तुम बाहर लेके जाओ। मतलब देखिए कितनी प्लानिंग चल रही है। और उनको सतारा में एक जगह में, एक गांव में जाके असेंबल किया और वहां उनकी ट्रेनिंग करके उनको एक्टिव बनाया। अब इतना सब कुछ करके उनके पास आए कितने हथियार? 5 राइफल और 3 पिस्टल। और 5 राइफल और 3 पिस्टल लेकर इन्होंने 375 सैनिकों पे पहला हमला बोला, क्योंकि पुलिस का घेरा था चारों तरफ, दादरा नगर हवेली की भी, गोवा दमन दीव की भी, ताकि नेहरू जी की जो बात थी कि नो इंडियन विल हेल्प देम,
ये इम्प्लीमेंट हो सके, तो उसमें से नहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हुई, वो डिटेल किताब में है, जिसके कारण मोरारजी भाई देसाई जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात और महाराष्ट्र के, जॉइंट राज्य था उसके, उन्होंने इनको बुला के कहा कि आप चले जाइए, हम आपको जाने देंगे, लेकिन जाने के बाद यू आर ऑन योर ओन। अगर आप मर भी गए तो आपकी लाश लेने के लिए हम अंदर नहीं आ सकते, तो आप जाके लड़िए। तो ये लोगों ने उन कंडीशंस में, उन लोगों ने, ये मैक्सिमम पे तब 22-24 लोग पहुंचे थे, इन लोगों ने छोटे छोटे थाने वहाँ लेने शुरू किए। जैसे कहीं अगर 6 पुलिस वाले हैं, कहीं 8 पुलिस वाले हैं, उन थानों को पकड़ा। अब इनको पता कैसे चला इसका? क्योंकि इन्होंने उससे पहले एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन लॉन्च किया, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जिसमें राजा भाऊ वाकणकर गए चूड़ी बेचने वाले बन के, नाना काजरेकर और लोग गए अगरबत्ती बेचने वाले बन के, गाँव गाँव घूमे, देखा कौन सा रोड है, किस रोड को कटने से सिलवासा जो राजधानी थी वहाँ से रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाएगी, कौन सा पुल उड़ाया जा सकता है, कौन सी कम्युनिकेशन लाइट काटी जा सकती है। फिर सिलवासा की पुलिस चौकी के फोटो खींचने के लिए जो सुधीर फड़के जी ने, मैंने बताया आपको, वो इनमें सबसे बड़े थे, शादीशुदा थे। उनकी मिसेस अकेली गई कैमरा लेकर, टूरिस्ट बन के, स्कर्ट पहना, छोटे छोटे बाल चुटिया करके टूरिस्ट बन के गई। उन्होंने वहाँ जाके उसके सारे फोटो खींचे कि सिलवासा की पुलिस फोर्स है कैसी। और बाद में 2 लोग भिखारी बन के वहाँ गए और वहाँ अरेस्ट हुए और वहाँ पिटे अंदर जाके थाने में, और जो 2-3 दिन वो अरेस्टेड रहे, उस दौरान उन्होंने थाने का अंदर से नक्शा बनाया। तो इनके पास पूरा डिटेल था कि कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से चलना है। ये करते करते ये लोग छोटे छोटे थाने लेते लेते सिलवासा पहुंचे। अब चूंकि जगह जगह कम्युनिकेशन लाइन कट रही थी और बार बार खबर आ रही थी कि कोई किसी फौज ने इन्वेड कर दिया, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था कैप्टन फिदाल्दो, जो वहाँ का इंचार्ज था दादरा नगर हवेली का, उसको लगा डर, उसको लगा कि शायद इंडियन फौज आ गई है। तो उसने क्या किया, उसने आसपास के जितने थाने थे उसके सारे सोल्जर्स मंगा के सिलवासा पर कंसंट्रेट कर लिए अपने पुलिस स्टेशन में, और उस पुलिस चौकी के चारों तरफ 16 फुट के सैंड बैग्स की दीवार बना दी। अब जब ये लोग उसके पास पहुंचे, पिपरिया थाना लेके, इन्होंने देखा कि इसमें तो 200-250 सैनिक है और पूरे हथियारों से लेस है और सैंड बैग्स की वॉल है। अगर हम 20-22 जने सामने से चले गए तो 15 सेकंड भी नहीं टिकेंगे। अब हम क्या करें? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसमें आता है। इन्होंने कहा रीइंफोर्समेंट्स लेके आओ। रातों रात ये लोग पूना गए, आरएसएस की शाखाओं में, अखाड़ों में, कॉलेज हॉस्टल्स में गए और हर जगह जाकर केवल एक ही बात बोली, आज ही चलना है, देश का काम है, जान जा सकती है, आपको कुछ नहीं बता सकते, चलना है क्या। इस कंडीशन पर उस दिन एक रात में 100 लोग तैयार हो गए। क्या क्या कहा उन्होंने? क्या कहा ये जो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि आप, देश का काम है, आपकी जान भी जा सकती है, आपको आज के आज चलना है और किसी को बताना नहीं है, आप लोग चलोगे क्या? इस कंडीशन पर, इसी विश्वास पर, वो तो राजा भाऊ वाकणकर जी की इतनी पकड़ थी वहां पर, उनके इस शब्द पर 100 बच्चे तैयार हो गए और इस 100 का 100 को रातों रात रेलवे में डालकर, जीपों में, पुलिस की जीपों में डालकर, ट्रक बसों में बैठाकर ये लोग पिपरिया थाने पे ले आए, जो बिल्कुल पास में था सिलवासा के। अब आप 100 लोग तो ले आए, इन 100 लोग को आता क्या है? इन्होंने लाठी के अलावा कभी कुछ चलाया नहीं है। अभी राइफल्स और पिस्टल के सामने जाए तो कैसे जाए? और इनके पास तब तक थानों से पकड़ी हुई राइफल पिस्टल्स मिला के ये लोग केवल 24, 26, 29 इस रेंज में थे और इनके पास केवल 12-14 ही पिस्तौलें राइफल्स थी। इससे ज्यादा होते तो भी क्या करते, क्योंकि इससे ज्यादा किसी को चलाना ही नहीं आता था, तो चलाने वाले इतने ही थे। अब इन्होंने क्या किया, एक एक पिस्टलधारी को 25-25 ये जवान दे दिए, 25-30, 25-30 जवान, और 4 टुकड़ियां बना दी। इनको सिलवासा थाने के चारों तरफ खड़ा कर दिया। इनको दे दिए कनस्तर और दिवाली के पटाखे और ये कहा कि जब हमारी टुकड़ी हमला करेगी पीछे से, उस समय आपका नेता हवा में पिस्तौल चलाएगा और आपने केवल पटाखे लेके इस कनस्तर में डालने और ढुम ढुम आवाज करनी है और साथ में शिवाजी महाराज के जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता के जय नारे लगाने, शोर मचाना है। तो यही हुआ कि जो 12-14 लोग उस समय तक, अच्छा इस समय एक डेवलपमेंट और हुई कि जब ये सब चल रहा था, ये पटाखे वगैरह चलने पिपरिया थाने के आसपास चल पड़े थे, तो फिदाल्दो कन्विंस हो गया कि इंडियन आर्मी आ रही है, क्योंकि कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा जिसके पास इतनी एम्यूनिशन होगी कि वो हवा में गोली चलाए जा रहे हैं रात भर। तो उसको क्या पता पटाखे है, उसको लगा इंडियन आर्मी आ गई। तो उसने अपने 175 लोग निकाले और थाने के पीछे एक नदी थी, उसके पडली साइड जाके खड़ा हो गया कि मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है, फिर मैं काउंटर अटैक करूंगा। वहां छोड़ दिए 75, लेकिन भाई साहब तब भी अब भी अपने तो मारा ही है और वो 75 है। तो ये फिर पुलिस थाने को सराउंड कर ये सब कुछ शोर शराबा शुरू हुआ और ये 12 जो थे वो फायर एस्केप से छत पे चढ़े और छत से उन्होंने उन सैनिकों के पीछे छलांग लगाई फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वो लोग तो सामने की तरफ थे मुंह करके सैंडबैग्स में से, इन्होंने पीछे से छलांग लगाई। पीछे जो 8-9 सैनिक थे उनसे इनकी थोड़ी स्कर्मिश हुई, एक का हाथ काटा, एक को बायनेट किया, एक को मारा और पीछे से वो उस कमरे में घुसे या उस हॉल में घुसे जहां से ये लोग आगे की तरफ शूट कर रहे थे और उनको पीछे से अटैक किया। जब तक ये अटैक हुआ
तब तक एक जने ने जाके पीछे का गेट खोल दिया थाने का, जो बंद था, आर्मर्ड गेट था, और ये सारे 100 के 100 नारे लगाते पीछे से आ गए। तो इन 75 लोगों को लगा कि 100 आम लोग आ गए हैं, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस तरह से सिलवासा वाज लिबरेटेड। ओके। अब वो जो उस समय उनका जो पुलिस कैप्टन दूसरी तरफ खड़ा था, उसने देखा कि मैं तो बेवकूफ बन गया कि ये तो कुछ है ही नहीं है, तो 12-14 लोग पिस्तौल लेके, बाकी लफ्स लेके आ गए, कुछ कनस्तर लेके आ गए, ये क्या है। उसने बोला रात हो गई है, सुबह जाता हूँ, इनका सबका खात्मा करके और मैं वापस ले लेता हूँ। तो वो उस तरह तैयार हो गया। अब इसमें उन 100 का तो कोई रोल था नहीं, उनका तो रोल खत्म हो गया। अब ये जो 12, 14, 16 या 20, 22 थे, ये नदी के इस तरफ, और उसके 175 लोग पूरे हथियारों के साथ लैस उस तरफ। और इन लोगों ने ये बना लिया था कि जान भी चली जाए, इसको नदी, जब तक हम जिंदा है तब तक इसको नदी पार नहीं करने देंगे, क्योंकि नदी पार हो गई तो हमारी मुहिम खत्म, पूरा पुर्तगालियों का आधिपत्य दोबारा वापस इस तरफ खड़े रहे। और ये तो लाजमी बात थी कि अगले दिन सवेरे इन्होंने सबने मरना ही मरना था, लेकिन ये हटे नहीं, डटे रहे। बारिश में भी बगैर खाना खाए, उनके पास कोई राशन नहीं, कोई खाने को कुछ नहीं, और बारिश में खड़े रहे कंटिन्यूसली अपने औजार लेकर, अपने हथियार लेकर। नेक्स्ट डे उनकी किस्मत खुली, बहुत बारिश हुई, 3 दिन तक बारिश हुई। रिवर वेंट इनटू फ्लैश फ्लड। नदी का बहाव इतना बढ़ गया कि उसके लिए क्रॉस करके आना पॉसिबल नहीं था। उसके सोल्जर्स भी वहां पे 3 दिन तक बारिश में खड़े खड़े थक गए और अपने अपने पोस्ट छोड़ के भागने लगे। तो उसने रिट्रीट किया और खानवेल करके एक जगह थी पीछे, वहां उसने अपना अड्डा बनाया। खानवेल चौकी की खासियत यह थी कि वो पहाड़ पे थी और ऊपर से नीचे गोली उससे मारी जा सकती थी। वो 12 किलोमीटर पीछे थी वहां से। उसने वहां अपना स्थान बनाया और इन लोगों ने नदी के इस तरफ नदी के रुकने का इंतजार किया। तब तक इन्होंने वहां पे अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। जो गांव लिबरेट हो गए थे उनके सरपंचों को बुला के उन्होंने एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। उन्होंने ट्रेजरी का कब्जा लिया, उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस एक्टिवेट करवाया, उन्होंने वहाँ के लॉयर को बुलाया, जज को बुलाया, उनके साथ बातचीत करके उनको अपने अपने पास मिलवाया और दे स्टार्टेड ए बेसिक रूडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट। तो कुछ लोग इनमें से वहाँ रुक गए। जो आज़ाद गोवंतक दल के अध्यक्ष थे विश्वनाथ लवांदे, वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने वो सारा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया पीसफुल वे में, और लोगों को पहली बार में ये बताया हम उनको रिप्लेस करने नहीं आए हैं, हम आपको ताकत देने के लिए आए हैं कि आपको ये आपका अधिकार वापस करने के लिए आए हैं। हमारा काम हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये जो उनमें 5-7 जो वहाँ गए उसके अलावा थे, उन्होंने कहा कि जब तक ये कैप्टन इस इलाके से नहीं चला जाता तब तक तो आज़ादी का कोई महीना ही नहीं है। वो किसी भी दिन आएगा और हमको काट जाएगा। तो आप इनकी बहादुरी देखिए, इन 12, 14, 16 लोगों ने उन 175 लोगों का पीछा किया और पीछा करते करते वो खानवेल तक पहुंचे और उनको सराउंड करके उन पर गोलियां चलानी शुरू की। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि इनके पास एमिनेशन भी लिमिटेड था, उनके पास आर्म्स भी लिमिटेड थे और ये नीचे थे, वो ऊपर थे, ऊपर से वो शूट कर सकते थे इनकी तरफ। तो इट वॉज अ स्टेलमेट। ये नीचे से गोली चला रहा है, गोली जा नहीं रही है, वो बाहर नहीं निकल रहा, ऊपर से गोली चला रहा है, ये परिस्थिति आ गई। तो एक रात इस तरह गोली चलाने के बाद इनको इस बात का विश्वास हो गया कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो वहां से वो गांव गए और वो एक नया कैरेक्टर इसमें कहानी में आता है, जेत्रुबेन घूम। जेत्रुबेन घूम जो है वहां के जो ट्राइबल्स थे उनकी एक तरह की नेता थी, बहुत दबंग थी और उसका नाम था वहां पे काफी ज्यादा। तो जेत्रुबेन के पास गए और उसको कहा कि आखिरी मौका है इनको भगाने का, अगर ये आज नहीं भागे तो पुर्तगाली आपके राज्य से कभी नहीं जाएंगे।